अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, इससे एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया, ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, जीडीडी हो गया, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह के बच्चों में सबसे कॉमनली आपको एक इशू मिलेगा, गट हेल्थ इश्यूज। गट हेल्थ इशू क्या होता है कि जैसे गट हेल्थ इश्यूज कहेंगे क्योंकि ये कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। कॉन्स्टिपेशन इनमें सबसे कॉमन है। एक होता है एनोरेक्सिया, एक सिम्टम होता है जिसको लैक ऑफ एपेटाइट आप बोल सकते हैं, भूख की कमी। अब जिसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट फ्रेश नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसको भूख नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन उसमें आएगा, मूड स्विंग होते रहेगा, वो गुस्सा करते रहेगा, हर किसी से चिढ़ेगा। ये सारे सिम्टम्स कैसे हो रहे हैं कि गट हेल्थ अगर उसका गड़बड़ है तो। जैसे हम लोग अपनी बात करें, किसी दिन क्या हुआ कि अगर कभी आप रात में लेट से सोए या हैवी खाना खा लिए, नहीं होता है कि एक सर्टेन एज के बाद आप कुछ भी हैवी खा लेते हैं तो उसके बाद से आपको प्रॉब्लम बढ़ती है। शादी विवाह फंक्शन किसी पार्टी वार्टी में गए, वहाँ ज़्यादा खा लिए, उसके बाद से लेट से आए, एक तो सही से सोए नहीं, खाना खा लिए हैवी, सुबह उठे पेट फ्रेश नहीं हुआ। पेट फ्रेश नहीं हुआ तो दिन भर मूड अब एक चिड़चिड़ापन बना रहेगा। तो इस गट हेल्थ से ही हमारे पूरे बॉडी का मैकेनिज्म जो होता है वो इससे रिलेटेड होता है डायरेक्टली। और मेटाबॉलिक फंक्शन गड़बड़ कहाँ से होने शुरू होते हैं? जब गट हेल्थ बिगड़ना शुरू होता है। तो अगर किसी को पूरी तरह से हेल्दी रहना है तो उसका पेट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा है वो सही रहना चाहिए, डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें, तो डाइजेशन का जो भी पार्ट है हमारा। अब बात कर रहे थे कि बच्चे में ये गट हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे थे और एनोरेक्सिया की बात कर रहे थे, लैक ऑफ एपेटाइट, जिसमें कि बच्चों में देखेंगे कि वो पिकी ईटर भी होते हैं, सेलेक्टिव खाना खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे। ये सारे इश्यूज इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड हैं। और इसमें हमको ये बात का भी ध्यान रखना होता है कि डाइट का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों के डाइट का ध्यान रखें। ये नहीं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको डाइट प्लान की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक कॉमन जैसे GFCF डाइट की बात चलती है, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा चलता है, तो वो कुछ केसेस, 100 केसेस में 5-10 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि स्पेसिफिक डाइट प्लान की ज़रूरत है। जब हमारे यहाँ का बेसिक खाना ही अगर दाल चावल सब्जी और रोटी और दूध है, तो उसको बंद करके बच्चे का डेवलपमेंट सही से आप नहीं कर सकते हैं। उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट तो वो उसमें तो डिले है ही है, फिजिकल डेवलपमेंट भी डिले हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो GFCF डाइट फॉलो करने के बाद से उनका बच्चा सूखते चला गया, लकड़ी की तरह हो गया, और समय बीतने के बाद उनको समझ में आया। तो ध्यान ये रखना है कि वो जो भी GFCF डाइट या फिर जो इस तरह के डाइट होते हैं स्पेसिफिक, वो उन सब जगहों के लिए बनाया गया है जहाँ की शुद्ध खाना नहीं मिलता। 10-15 दिन से पैक किया हुआ पैकेट में है, उसको ओवन में डाला, गर्म किया, खा लिया। रेडी टू ईट जो फूड होता है हमारा, उन सब चीज़ों से बच के हमारे यहाँ तो हज़ारों तरह की जो क्या होते हैं कि साग सब्जियाँ हैं और फल हैं, और ये इतना सारा कुछ हमारे यहाँ नेचर ने परिपूर्ण रूप में दिया है, तो हमको उन सब चीज़ों के फेर में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, इन्फ्लामेटरी फूड्स से बच्चों को बचाना होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड से बच्चों को बचाना होता है। इन सब चीज़ों से जब बचाएंगे बच्चे को, और जो आपके घर का बना हुआ खाना है, मार्केट में क्या होता है कि आपको ज़्यादातर जो प्रोसेस्ड फूड है, जो शुगर, हर एडेड शुगर हर किसी कुछ में देखेंगे आप, चिप्स के पीछे देखेंगे, चिप्स के पैकेट के पीछे एडेड शुगर, ब्रेड के पीछे देखेंगे एडेड शुगर। तो ये सारी चीज़ें, रिफाइंड शुगर वगैरह हो, इनसे बचाना। तो ये तो हमारा डाइट में सुधार का। हमने कहा कि आप दूध, जो बहुत सारे लोग मना करते हैं, तो दूध कौन सा नहीं देना होता है, इंजेक्शन वाला दूध और जो पैकेट वाला, जो उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के लंबे समय तक रोकने के लिए फटे नहीं और ख़राब ना हो, वो सारे दूध से बचाएं। ओरिजिनल दूध मिल रहा तो दे। घर का जो भी खाना आप दे सकते हैं दे।
शुगर जो होता है, शुगर कंटेंट जिन भी चीज़ों में मिल रहे उन सारी चीज़ों से बचाएं। सीजनल फ्रूट सारे दें। बच्चा धीरे 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 देखेंगे कि वो खाना शुरू करा। बहुत सारे लोग का मैंने जैसे कहा कि पिकी ईटर है कह रहे हैं, तो वो खा नहीं रहा, लेकिन आप धीरे 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 उसको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते करते उसके बाद वो खाना शुरू कर देगा। तो ये तो हो गई एक बात। अब इस तरह के इश्यूज की बात हम कर रहे थे कि गट हेल्थ इशू है बच्चे को, वो एनोरेक्सिया है बच्चे को, पीकी ईटर है, तो और क्या क्या चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कुछ मेडिसिन्स वगैरह की बात आप लोग पूछते हैं, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या मेडिसिन दे सकते हैं। तो एक एग्जांपल से हम बताएंगे। अभी दिल्ली से आए थे लोग आज से 1 महीना पहले, एक बच्चे को लेके, उसके मम्मी पापा लेके आए थे, और वो पहले से भी कहीं थेरेपी करा रहे थे बच्चे की, और बच्चा बहुत हाइपर सा था, ऑटिस्टिक है, हाइपर सा था, नोच लेना काट लेना। उसकी मदर हमेशा कंप्लेन करेंगे कि मतलब कि आज नोच लिया काट लिया, बहुत एग्रेसिव रहता है। उसकी प्रॉब्लम कहाँ से थी? वो गट हेल्थ इश्यूज ही उसके थे, गट हेल्थ ही उसका बिगड़ा हुआ था। उसके लिए उन लोग क्या कर रहे थे कि कोई एलोपैथिक कुछ सस्पेंशन वगैरह लेते थे, वो देते थे तो होता था, नहीं देते थे तो कॉन्स्टिपेशन बना रहता था, कभी कभार गैप हो गया दवा देने में, तो मतलब कि वो एक तरह से डिपेंडेंट सा हो गया था उस दवा पे। हम बार बार कहते हैं कि देखिए मेडिकल साइंस सब अपने अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, बस हम ये बता रहे हैं कि सारे मेडिकल के ये का अपना अपना अलग अलग सिद्धांत है। अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उस डिजीज या डिसऑर्डर या फिर जो भी कंडीशन है उसको क्योर करने के लिए उसके अपोजिट सिम्टम्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको डायरिया की दवा दी जाएगी, मतलब डायरिया शुरू करा दिया जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो। डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन की दवा दे दी जाएगी। तो ये एक दूसरे के विरोधी दवाएं दी जा रही हैं। लेकिन अब फिर क्या है कि एक बार तो आपने दे दिया डायरिया की दवा, नेक्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो ज़्यादा सीवियरिटी के साथ होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। होम्योपैथी में अगर आप जाते हैं तो होम्योपैथी में काफ़ी हद तक ये है कि जो सिम्टम्स हैं उसी तरह के सिम्टम्स वाली दवाएं आपको दी जाती हैं, और वो आप देते हैं तो काफ़ी हद तक उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है, और वो कुछ विरोधी दवा नहीं है कि बाद में सीवियरिटी बढ़े। तो होम्योपैथिक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन उसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेके अगर किया जाए उससे भी काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति हमारी जो है, इसमें जो हमारे किचन के जितने मसाले और किचन में जो चीज़ें यूज होती हैं, वो फ़ौरन के तौर पे, छौंक लगाने के तौर पे, तड़का लगाने के तौर पे, जितने मसाले हम लोग जिस तरह के यूज करते हैं, सबका कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, औषधीय गुण है। तो अब आप कौन से डाइट को फॉलो करके बच्चे को मैनेज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को छोड़ के? अब जाहिर सी बात है, अगर कफ कोल्ड आपको होता है तो अदरक, थोड़ा सा कच्चा हल्दी, काली मिर्च वगैरह डाल के आप काढ़ा बना के ये करते हैं, उससे काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। पता है कि इतना ये हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह ली जाएं, उनसे दवाएं ली जाएं, उसके बाद काफ़ी हद तक बच्चे को मैनेज किया जा सकता है। तो हम सजेशन ये देंगे कि होम्योपैथी, आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर से मिलकर, और आयुर्वेद की प्रॉब्लम ये है कि सबसे पुरानी पद्धति का है कि अब इसको बेचने के नाम पर इसमें फ्रॉड शुरू हो जाता है। अब सिर्फ वो भी अब सिर्फ ओरिजिनलिटी उसकी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है, ओरिजिनल अपने रूप में, लेकिन फिर वही है कि अब इन लोग को भी मार्केट से कंपटीशन करना है, अब इन लोग को भी उस हिसाब से उस तरह का बनना है, तो करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी, किसी भस्म के नाम पे कुछ दे दिया, किसी के नाम पे कुछ दे दिया, अननेसेसरी पैसा ठग लिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से जांच पड़ताल करके सोच समझ के जिनके पास जाते हैं जाए, वो तहकीकात करना आपका अपना काम होता है। तो ये आप कर सकते हैं। और सही डाइट में घर का जो भी बना हुआ खाना जो जनरल यूज में डेली बेसिस पे हम खाते हैं वो बच्चे को देंगे, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा
जब ये सारे गट हेल्थ इश्यूज को मैनेज आप कर लेंगे, उसके बाद बच्चे को जो जो इश्यूज हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है उसके लिए आप लोगों के बीच में लेके जाएंगे, वो सोशल एक्सपोजर मिलेगा, सोशल इंटरेक्शन बच्चे का इंप्रूव होगा। स्पीच एंड कम्युनिकेशन का इशू है, लर्निंग डिफिकल्टी है, तो जैसे जैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप होते जाएगा, कमांड फॉलोइंग डेवलप होते जाएगा, बच्चे में सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो इसके लिए पेरेंट्स को पूरी तरह से बच्चे को सही से ऑब्जर्व करना होगा और उसकी नीड बेस्ड थेरेपी करानी, जो उसकी नीड है। जो डिमांड आप करते हैं कि बोलने लग जाए, पढ़ने लग जाए, लिखने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए। तो बस इतना, इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।